वेलकम बैक एवरीवन। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से टीसीएस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। और ये इंग्लिश की सीरीज है जहां पे आज लगभग 17th लेक्चर हम लोग लेकर हाजिर हैं। 17वें दिन आज हम लोग इंग्लिश की क्लास में हैं और आज तक की क्लास में हम लोगों ने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर रखे हैं और उनसे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम्स के होते हैं वो हमने आपसे डिस्कस कर रखे हैं। हम लोग कल की क्लास से एक नए टॉपिक पे बात कर रहे हैं और वो है टाइम और टेंस। आज तीसरी क्लास है टाइम और टेंस की। तो तीसरी क्लास टाइम और टेंस में हम लोग बात करने जा रहे हैं आपसे कि टाइम और टेंस के स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो एक बार मैं समराइज कर देता हूं कि 2 लेक्चर्स में क्या क्या हमने पढ़ाया है। अगर आप इस वीडियो में नए हैं, पहली बार क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप इसके पहले इसके 2 वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा जहां से टाइम और टेंस की शुरुआत हुई है। क्योंकि जो चैप्टर चल रहा होता है उसको कंटिन्यू करने के लिए उसके बेसिक्स को जानना जरूरी होता है। तो इसलिए वैसे भी बात आपको यहां भी समझ में आएगी, लेकिन अगर आप पिछले वीडियोस को देखेंगे तो कनेक्टिविटी बनेगी और एग्जाम को पकड़ पाओगे कि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वहां पे। तो हम लोगों ने पहली क्लास में टेंस के बारे में आपको समझाया था, क्या होते हैं टेंस ना। बेसिक्स पे चर्चा हुई थी, उतनी जितनी जरूरी थी आपकी परीक्षा के लिए। बेसिक्स के बाद हम लोगों ने चर्चा किया था, दूसरे दिन हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पे चर्चा किया था। एकदम डायरेक्ट वो सारे कॉन्सेप्ट पे चर्चा हुई थी जो परीक्षाओं में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो दोनों के दोनों क्लासेस बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप उन्हें देख लीजिएगा, ठीक है। और फिर इस क्लास में जुड़ सकते हैं। रोज की क्लास इंग्लिश की जो क्लास है ये 7 PM आपको मिलती है ना। थोड़ा सा टाइम चेंज होता है, मतलब 5 PM थी, फिर 7 PM हुई। अब ये यही टाइम कंटिन्यूअस चलता रहेगा, ठीक है ना। तो रोज शाम 7 बजे हाजिर रहा करिए ताकि क्लास आप कर पाए और मैं आपकी क्लास के लिए लगातार प्रयास करता रहूंगा कि वो टाइम पर पहुंचती रहे, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले आपका थोड़ा सा काम और हम लोग का चुनावी विज्ञापन कि आप जल्दी से शेयर कर दीजिए, लोगों तक बातें पहुंचा दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स को ये फायदा मिल सके कि क्लासेस चल रही हैं और हम लोग का भी मनोबल बढ़ता रहे कि हाँ ठीक है, हमारे प्रयास लोगों तक पहुंच रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने पिछली क्लास में आपसे प्रॉमिस किया था कि अब इसके साथ रोज 5 से 10 वोकैब की भी डिस्कशन करेंगे और उसके बाद ग्रामेटिकल पोर्शन पर चलेंगे। तो टाइम और टेंस की बात को पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, बट बिफोर दैट हम आज इतने वर्ड्स आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इन वर्ड्स में सबसे पहला वर्ड आपने देखा अल्ट्रिस्ट नाम का है। तो अल्ट्रिस्ट नाम के वर्ड से जुड़े हुए 2 वर्ड्स और भी हैं जो मुझे आपको बताने हैं। एक तो वर्ड अल्ट्रिस्ट है जो वहां पे लिखा ही है ना। एक वर्ड ऐसे ही आप लोग समझते हैं जिसे बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। और एक ऐसे ही होता है वर्ड मिस एंथ्रोप। 3 वर्ड है ना। अल्ट्रिस्ट का मतलब होता है हु loves mankind, ठीक है। who loves mankind is altruist। एंथ्रोप का मतलब भी मनुष्य होता है। तो एंथ्रोप मतलब मनुष्य एंड लॉजिस्ट का मतलब, लॉजी मतलब स्टडी। जहां कहीं भी लॉजी नाम का वर्ड आएगा वहां पे मतलब क्या होगा, स्टडी से होगा। जैसे हम लोग बायोलॉजी बोलते हैं तो बायो मतलब जीवित। तो जब लिविंग ऑर्गेनिज्म की पढ़ाई होती है तो बायोलॉजी होती है। ऐसे ही अगर ओरोलॉजी होती है तो ओरो का मतलब माउंटेन एंड लॉजी का मतलब स्टडी, तो ओरोलॉजी का मतलब क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ माउंटेन। ऐसे ही अगर हम लोग कार्डियोलॉजी की बात करेंगे तो कार्ड का मतलब हार्ट हो जाता है, लॉजी का मतलब स्टडी, तो कार्डियोलॉजी का मतलब हो जाता है स्टडी ऑफ हार्ट। ऐसे ही हम ऑर्निथोलॉजी की बात करते हैं तो ऑर्निथो का रिलेशन बर्ड से है और लॉजी का मतलब स्टडी से है, तो ऑर्निथोलॉजी जो होगा वो स्टडी ऑफ बर्ड्स हो जाएंगे। तो लॉजी का मतलब होता है स्टडी, और जैसे ही हम लॉजी में लॉजिस्ट जोड़ देते हैं, मतलब कि लॉजिस्ट कर देते हैं, इसका मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति जो उसकी पढ़ाई करता है उसके बारे में, तो उसे लॉजिस्ट बोलते हैं। तो वैसे ही एंथ्रोप के बारे में पढ़ाई करने वाला मतलब कि वन हु स्टडीज मैनकाइंड। तो जो मनुष्यों के बारे में पढ़ाई करता है हम उसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी कह सकते हैं। मिस एंथ्रोप, मिस का मतलब घृणा करना, एंथ्रोप मतलब मनुष्य, मतलब हम कह सकते हैं वन हु हेट्स पीपल। तो स्टडी अबाउट पीपल ना,
लव्स पीपल एंड हेट्स पीपल। तो ये 3 वर्ड आपको समझ में आए होंगे। हालांकि पहला वर्ड था तो इसको आप लिख सकते थे वन हु लव्स मैनकाइंड। ठीक है, इजी है। एक के साथ 3 वर्ड और समझ में आया। एलिमनी, एलिमनी एक प्रकार का पैसा होता है। इट इज अ मनी दैट इज गिवन टू अ वाइफ बाय हर हस्बैंड आफ्टर डाइवोर्स। तो डाइवोर्स के बाद जो सर्वाइवल के लिए जो पैसा दिया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं एलिमनी ना। तो मनी गिवन बाय वंस हस्बैंड आफ्टर डाइवोर्स। ठीक है, तो डाइवोर्स के बाद जो पैसा दिया जाता है हस्बैंड के द्वारा वाइफ को, उसे हम लोग एलिमनी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ये 2 वर्ड काफी कंफ्यूजिंग होते हैं, पेपर में आपको परेशान कर देते हैं। इमिग्रेंट ई से स्टार्ट हो रहा है और आई से स्टार्ट हो रहा है। दोनों के मतलब एक जैसे हैं ना, लेकिन इस दोनों में आपको इतना ध्यान रखना है, ई जैसे आई का रिलेशन होगा आई से, आने से। इसका मतलब इमिग्रेंट के लिए हमेशा उत्तर उसको लगाइएगा जहां लिखा हो कि वन हु कम्स टू सेटल, वन हु कम्स टू सेटल, कम्स टू सेटल इन अ कंट्री। तो जैसे कहीं पर लिखा हो कि एक कोई आदमी जो आता है, यहां का कीवर्ड क्या है, कम्स टू सेटल। आई बराबर आई का इमेज जो इमिग्रेंट है आई वाला, उसका मतलब कम्स टू सेटल हो जाएगा। और अगर कहीं पे लिखा हो कि वन हु गोज टू सेटल, वन हु गोज टू सेटल इन अ कंट्री, तो जब कोई दूसरे व्यक्ति दूसरे देश में जाकर के बसता है तो हम उसे एमिग्रेंट बोलते हैं। ई बराबर जाकर के बसना और आई बराबर आकर के बसना। तो ये दोनों वर्ड को ध्यान रखिएगा, पेपर में कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं आपको। 2 वर्ड और है, बेलिकूज और बेलिग्रेंट है। तो बेलिकूज उस व्यक्ति को बोलते हैं जिसे लड़ाई झगड़ा अच्छा लगता है ना, हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, जिसे लड़ना जो है बेहतर लगता है, फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, तो हम उसे बोलते हैं कि वो बेलिकूज है। और बेलिग्रेंट नेशंस होते हैं। बेलिग्रेंट का मतलब होता है कि जो कोई भी जो इन्वॉल्व हूं, मतलब लगे हुए हूं किसमें, युद्ध में। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी तरह से 2 देश ए और बी कंट्री जो है वो लड़ रहे हैं तो दोनों नेशन को बेलिग्रेंट्स कहा जाएगा। बेलिग्रेंट्स का मतलब इन्वॉल्व्ड इन वॉर, जो युद्ध में लगे हुए हों। और बेलिकूज किसे बोलते हैं, हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, जिसे युद्ध करना या लड़ाई करना अच्छा लगता हो। ऐसे ही एक रिलेटेड वर्ड्स है मर्सिनरी। मर्सिनरी खास करके हॉलीवुड मूवीज में आपको कई बार यूज होते हुए दिखता है। मर्सिनरी एक प्रकार के सोल्जर होते हैं जो कि पैसे पर लड़ाई करने किसी दूसरे देश जाते हैं। तो मर्सिनरी इज अ काइंड ऑफ सोल्जर्स हु फाइट्स फॉर मनी ना, जो पैसे के लिए किसी दूसरी जगह सोल्जर के रूप में लड़ने जाते हैं, दे आर नोन एज मर्सिनरी। तो हम लोगों ने 5-6 वर्ड लिखे और आपको लगभग 10 वर्ड की नॉलेज दी गई। आप इन्हें लिखते चलिए लगातार जब तक क्लासेस चलेगी, लगभग 60 to 70 लेक्चर्स चलेंगे। इन सारे लेक्चर्स में आपको एक बड़ा पूल मिल जाएगा वोकैबुलरी का, ठीक है, और जो आपकी परीक्षा के लिए जरूरी होंगे। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं किसकी, टाइम और टेंस की, ठीक है ना। तो हम लोग टाइम और टेंस की शुरुआत करते हैं और टाइम और टेंस में आज कॉन्सेप्ट नंबर 3 की चर्चा होगी। टाइम एंड टेंस में 2 कॉन्सेप्ट पर डिस्कशन हमारा आपका हो चुका था। आज का टाइम और टेंस का जो डिस्कशन है वो किस पे है, कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे। देखो कॉन्सेप्ट मतलब आपको रट लेना है। याद करिए कल वाले कॉन्सेप्ट में मैंने 2 बात बताई थी। मैंने कहा था कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनमें कभी आईएनजी फॉर्म नहीं लगती, तो वो सारी वर्ब आपको याद है ना, हियर था, स्मेल था, विश था, डिजायर था, थिंक था ना, ये सब जितनी लिस्ट थी पूरी की पूरी, उसको आप देख रहे होंगे। रिकॉल था, रिमेंबर था ना, कंसीडर था। तो ऐसे बहुत सारी वर्ब थी जो कल लिस्ट में लिखी थी, वो सारे में कभी आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं होता। कभी कभी आईएनजी फॉर्म यूज करके मिस्टेक बना देता है। करेक्शन कैसे होगा ऊपर के टेंस में, ये सारी बातें कल वाली क्लास में मैंने बताया था। इसके साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन हुआ था। तो कल 2 कॉन्सेप्ट पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था। आज हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 3 है और हम कॉन्सेप्ट पे चर्चा करने चल रहे हैं। और ये कॉन्सेप्ट जो है वो है बिफोर और आफ्टर का, बिफोर और आफ्टर का, ठीक है। चलिए क्या है ये कॉन्सेप्ट समझिए। देखो इंग्लिश को भी ना वही पढ़िए जहां से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो मैं चाहूं तो आपको टाइम और टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट पे आपके लिए 1-2 लेक्चर ले सकता था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे लेता, प्रेजेंट परफेक्ट पे लेता, लेकिन क्या ही करना उन सारी चीजों का जिनका एग्जाम में बहुत रेलेवेंस नहीं है, राइट। तो इसलिए हम लोग कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन करें जहां से डायरेक्ट आप पूछो और इसी तरीके से आंसर वहां पे भी करके चले आओ।
तो बिफोर से कभी कभी दो वाक्यों को जोड़ दिया जाता है और आफ्टर से भी कभी कभी दो वाक्यों को जोड़ दिया जाता है। एक्चुअली मैं आपको इस समय पास्ट के परफेक्ट टेंस की बात करने जा रहा हूं। जब कभी बिफोर या आफ्टर से दो वाक्य जोड़ दिए जाए, आपको याद होगा आप जब पढ़ रहे थे तो वहां पे बताया जाता था कभी कभी दो काम होते हैं, एक काम पहले कंप्लीट हो जाता है और एक काम बाद में कंप्लीट होता है। तो एक काम पहले कंप्लीट जो होता था उसको हम कहां करते थे, पास्ट के परफेक्ट में करते थे, और जो चीजें बाद में कंप्लीट होती थी उसे हम पास्ट के इंडेफिनिट में करते थे। ऐसा आपने पढ़ा रहा होगा। लेकिन अब हिंदी के सेगमेंट में तो चलना नहीं है, इंग्लिश में कैसे गलतियां निकालनी ये समझो। बिफोर से दो वाक्य जुड़े होंगे, आफ्टर से दो वाक्य जुड़े होंगे। तो हमेशा ध्यान रखना, ऐसे जब दो भी वाक्य जुड़े होते हैं तो कोई एक वाक्य पास्ट के इंडेफिनिट में होता है और कोई एक वाक्य पास्ट के परफेक्ट में होता है। थोड़ा सा ध्यान दो, बिफोर का मतलब होता है पहले, तो बिफोर मतलब पहले, तो पहले वाला वाक्य होगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, पास्ट के परफेक्ट में। और जब एक हैड में हो जाएगा तो दूसरा वाला किस में हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म में हो जाएगा, या तो मैं कह दूं पास्ट के इंडेफिनिट में हो जाएगा। ऐसे ही अगर आफ्टर का मतलब देखो तो आफ्टर मतलब क्या होता है, बाद में, तो बाद वाले वाक्य में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर दिया जाएगा और यहां पर बचा हुआ वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगा। क्योंकि आफ्टर और बिफोर से जब दो कभी सेंटेंसेस जुड़ते हैं तो उन दोनों सेंटेंसेस में से एक सेंटेंस जो होता है वो पास्ट के इनडेफिनिट में होता है और एक सेंटेंस जो होता है वो पास्ट के परफेक्ट में होता है। तो जब कभी बिफोर या आफ्टर से ऐसे वाक्य जुड़ेंगे तो कौन सा वाला हेड में होगा और कौन सा वाला सेकेंड फॉर्म में होगा, ये कैसे निश्चित करोगे। तो बिफोर के पहले वाला हेड में, आफ्टर के बाद वाला हेड में, और बाकी जो दोनों बचे हैं वो पास्ट के इंडेफिनिट में हो जाएंगे, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म में हो जाएंगे। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी और आपको ये समझ में आ रहा होगा कि बिफोर और आफ्टर से जब सेंटेंसेस जुड़े हों तो हम उन्हें किस तरीके से कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आसानी से बातें आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, इतना बात तो क्लियर है। आइए इसकी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और मिस्टेक कैसे बन सकती है ये समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक सेंटेंस लिख दूं कि द patient had died before the doctor had come. Before the doctor had come. तो मैंने कहा द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर हैड कम। सेंटेंस को देखते ही आपको एक बात समझ में आई कि बीच में बिफोर लिखा है, एक वाक्य पहले लिखा है और दूसरा वाक्य बाद में लिखा है। नियम तो एक ही चलेगा कि बिफोर से जुड़ा हुआ दो वाक्य दोनों हेड में नहीं हो सकता, दोनों पास्ट इंडेफिनिट में नहीं हो सकता, कोई एक हेड में होगा और कोई एक पास्ट इंडेफिनिट में होगा। तो ये बिफोर लिखा हुआ है, बिफोर मतलब पहले होता है, तो पहले वाला वाक्य किस में होगा, हेड में होगा, मतलब ये स्ट्रक्चर तो करेक्ट है। लेकिन बिफोर के बाद वाला जो वाक्य है ये हेड में नहीं होगा, आपको इसे कंप्लीट ऐसे लिखना होगा, बिफोर द डॉक्टर केम, बिफोर द डॉक्टर केम, ना कि हैड कम। पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ करेक्शन करना होगा। अगर मान लीजिए ऐसे ही सेंटेंस को हम ये लिख दें कि द ट्रेन लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड, फिर वही कहानी है, समझने के लिए है। देखो दो सेंटेंसेस लिखे हैं, द ट्रेन लेफ्ट बिफोर से एक पहले जुड़ा एक बाद में जुड़ा। क्या कभी ऐसा मैंने कहा था क्या कि दोनों सेकंड फॉर्म में आ सकते हैं? नहीं, कोई एक हेड प्लस थर्ड फॉर्म में होगा और कोई एक सेकंड फॉर्म में होगा। तो अब कौन थर्ड फॉर्म में होगा, तो बिफोर के पहले वाला थर्ड फॉर्म में होगा, मतलब कि ये लेफ्ट की जगह पर क्या होना चाहिए था, द ट्रेन हैड लेफ्ट होना चाहिए, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, और तब आगे बिफोर आई रीच्ड करोगे तो सेंटेंस आपको समझ में आ जाएगा। तो बिफोर वाले केसेस के एग्जाम्पल हमने आपको दे दिए। आई होप आप इस चीज को समझ पाएंगे और चीजें क्लियर हो गई होंगी। बताइए अगर कोई दिक्कत हो तब फिर हम आपको और समझाएं। इस पे कोई अगर समस्या हो तो हम बिफोर के केसेस और समझाएं। ठीक है, बोल दीजिए कमेंट में अगर आपको लगता हो। ठीक है, कि यह समझ में आ गया, ये भी बता सकते हैं आप। ठीक है, बता सकते हैं क्या, बता ही दीजिए। अब अगर एक सेंटेंस में लिख देता हूं, जैसे मैं कहूं कि द ट्रेन हैड रीच्ड, द ट्रेन हैड रीच्ड आफ्टर
I had, after I had come out of a station, after I had come out of a station, तो the train had reached after I had come out of a station। अगर इसको देखेंगे तो हम बोलेंगे the train had reached, after से जुड़ा दो वाक्य, नियम एक ही चलेगा, एक पास्ट इंडेफिनिट में और एक had प्लस थर्ड फॉर्म में होगा। तो ये है आफ्टर लिखा है, आफ्टर के बाद वाला हेड में होगा, मतलब ये तो सही है, लेकिन आफ्टर के पहले वाला तो हेड में नहीं होगा, बल्कि इसको सेकंड फॉर्म में होना चाहिए। मतलब कि हम लोग इसको कर देंगे द ट्रेन रीच्ड आफ्टर आई हैड कम आउट ऑफ स्टेशन। बताइए अगर कोई दिक्कत हो, दोनों पास्ट इंडेफिनिट में हो जाए तब पर भी मिस्टेक हो सकती है। जैसे अगर मैं ये कह दूं कि आई हैड कॉल्ड या आई कॉल्ड हिम, ठीक है, आई कॉल्ड हिम आफ्टर यू मेट मी। देखो सेंटेंस फिर से वही बात है, आफ्टर से जुड़ा दो वाक्य, एक जो है पास्ट इंडेफिनिट, एक हेड में होना चाहिए था, दोनों पास्ट इंडेफिनिट है, गलत है। कहां हेड लगाओगे? आफ्टर के बाद वाले में हेड लगाओगे तो मीट को आप क्या करोगे? मेट करोगे और यहां पे हेड लिखोगे, या मेट को हैड मेट कर दोगे। तो आफ्टर यू हैड मेट मी ये तो सही हो जाएगा, क्योंकि आफ्टर और बिफोर से जब जब कभी दो सेंटेंसेस जुड़ेंगे वो हमेशा और हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे और उनमें गलतियां इन्हीं पैटर्न पे आएगी, कभी यहां मिस्टेक कभी वहां मिस्टेक। अब आपको हिंदी विंदी निकालने की जरूरत नहीं है, कौन सा पहले खत्म हुआ कौन सा बाद में खत्म हुआ। आफ्टर को देखो, आफ्टर से जुड़ा तो आफ्टर के बाद वाला हेड, बिफोर से जुड़ा तो बिफोर के पहले वाला हेड, और जब हेड वाला पता लग जाएगा फिर दूसरा वाला तो इजी है, दूसरे वाले को तो पता ही कर लोगे कि दूसरा वाला पास्ट के इंडेफिनिट में होना चाहिए। अगर बताओ इनमें कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो मैं फिर से चीजें समझाऊं, और नहीं है तो फिर बताओ कि हाँ क्लियर हो गई चीजें। बोलो भाई, एक कॉन्सेप्ट डन हो गया, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आपको जितने भी क्वेश्चन आफ्टर और बिफोर से मिले आप इजीली सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत हो तो बता देना भाई, ठीक है। चलिए फिर एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट है बाय द टाइम का। कल इट इज टाइम का कॉन्सेप्ट बताया था ना, इट इज टाइम, इट वॉज टाइम ना, इजी था, बहुत बार पेपर में आता है वो, आप जरूर उसे पढ़ लीजिएगा। नहीं पढ़ा है तो जाकर के रिवाइज कर लो पहले, फिर आगे आओ फिर इसको पढ़ो, ठीक है। जब तक लाइन से नहीं पढ़ोगे चीजें समझ में नहीं आएंगी, एक एक कॉन्सेप्ट, ठीक है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे ही बात कर रहे हैं, कोई ऐसा समय आपका बर्बाद नहीं कर रहे हैं जिससे कि आपको लगे कि आपने 30 मिनट की क्लास करी और आपको कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं मिली, ठीक है ना। तो बाय द टाइम का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि बाय द टाइम के बाद एक सेंटेंस लिखा होगा ना, और फिर उसके बाद एक सेंटेंस लिखा होगा। तो बाय द टाइम के साथ एक सेंटेंस और कॉमा के बाद फिर दूसरा सेंटेंस लिखा होगा, ये स्ट्रक्चर होता है। और कभी कभी फिर ऐसे लिखा होगा, बाय द टाइम लिखा रहेगा और बाय द टाइम के साथ बच्चों क्या लिखा रहेगा, एक कोई वाक्य लिखा रहेगा और फिर कॉमा के बाद फिर कोई वाक्य लिखा रहेगा। मतलब कि एक वाक्य के साथ बाय द टाइम जुड़ा रहेगा और दूसरे वाले वाक्य के साथ फिर कॉमा करके आगे लिख दिया जाएगा। ये यहां से यहां तक एक वाक्य है और वो वाला दूसरा वाक्य है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये यहां से यहां तक पहला वाक्य है और वो वाला फिर दूसरा वाक्य है। तो जब कभी किसी वाक्य में बाय द टाइम से शुरुआत हो जाती है, ये स्टार्ट हो जाता है, तो हम उसे किस तरह से यूज करेंगे, हमेशा रट के रखो, ध्यान दो कि जब कभी भी बाय द टाइम से शुरुआत होगी और यहां पर क्या लिखा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा होगा, मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी होगी, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लिखा होगा, मतलब कि या तो लिखा होगा बाय द टाइम आई रीच देयर, या तो लिखा होगा बाय द टाइम ही रीचेज देयर। मतलब मैं ये कहूं कि बाय द टाइम के साथ यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं तो आप इसे समझ लीजिए कि बाय द टाइम के साथ कौन सा इंडेफिनिट हो जाए, प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो जाए। और जैसे ही बाय द टाइम के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, अगले वाले में हमेशा और हमेशा विल हैव का प्रयोग किया जाएगा और या तो शैल हैव का प्रयोग किया जाएगा। मेरा कहने का ये मतलब है कि अगले वाले वाक्य को हम लोग फ्यूचर के परफेक्ट में रख देंगे।
फ्यूचर के परफेक्ट में रख देंगे। रट लो, आप ही का भला होगा। जैसे बाय द टाइम के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगले वाले में फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, अर्थ वर्थ निकालोगे, सेंस निकालोगे, उससे भी प्रूफ हो जाएगा। लेकिन क्या ही बहुत ज्यादा टेंशन लेना है, एग्जाम सॉल्व करना है ना। एग्जाम सॉल्व करने के लिए आपको डायरेक्ट रूल्स याद रखने हैं। कैसा होता है, अगर कभी किसी वाक्य की शुरुआत बाय द टाइम से आती है तो एक प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, एक फ्यूचर परफेक्ट में होगा। आज तक जितनी बार आया है और भविष्य में जितनी भी बार आएगा, मिस्टेक इन्हीं दोनों में से कहीं बनेगी। ठीक है, तो जैसा पहला वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट में आया, अगले वाले को फ्यूचर परफेक्ट में रख देना। और बच्चों कभी कभी क्या होगा कि पहला वाला जो है वो सेकेंड फॉर्म में आ जाए, मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट में आ जाए। अब तो आप धीरे धीरे बुद्धिमान हो रहे होंगे, मतलब कि अरे आप पहले से भी बुद्धिमान थे, लेकिन मतलब इंग्लिश में समझ बेहतर हो रही होगी। तो जब यहां पे पास्ट होगा तो यहां पे भी तो पास्ट हो जाएगा ना। जैसे मानो कहीं पर विल हैव लिखा हुआ है तो हम इसे चेंज कर सकते हैं ना, हैड में चेंज कर सकते हैं, हम इसे हैड में चेंज कर सकते हैं और हम इस तरीके से भी सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो जैसे मानो यहां पे पास्ट टेंस आया तो हम यहां पर भी क्या लगा सकते हैं, हैड का प्रयोग कर सकते हैं, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं। बताओ इजी है? नहीं इजी है तो रटो, तब इजी हो जाएगा। जैसे भी करो बट सेंटेंस एकदम करेक्ट तरीके से रट के रखो। इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी बेस पे प्रश्न बनेंगे। और ये एकदम कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिससे कि टेंस ना, भले ही तुम्हें हो सकता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब बेसिक्स ना याद हो, लेकिन परीक्षा में जब जाओगे और स्ट्रक्चर्स याद रख के आओगे ना, एकदम इसी बेस पे प्रश्न बनेंगे और करेक्ट भी हो जाएंगे। तो अगर मैंने कहा कि क्या रटना है, तो बाय द टाइम के बाद अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट तो यहाँ विल हैव, शैल हैव। अगर बाय द टाइम के बाद यहाँ पास्ट इंडेफिनिट तो यहाँ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। जैसे अगर मैं सेंटेंस यहाँ पे लिख दूं कि बाय द टाइम शी कम्स हियर, बाय द टाइम शी कम्स हियर ना, थोड़ा सा छोटा लिखते हैं तो आएगा नहीं पूरे में ना। जैसे मैंने कहा बाय द टाइम शी कम्स हियर आई विल कंप्लीट इट ना। देखो जैसे ही आपने पता किया कि बाय द टाइम के बाद क्या आया हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगले वाले में विल हैव, शैल हैव आना चाहिए। तो ये सेंटेंस गलत है और इसको सही करना है तो क्या लिखोगे, आई के साथ विल नहीं लगाना, आई के साथ शैल लगा दो ना। तो यहाँ की भी मिस्टेक है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको भी मिटा देते हैं और यहाँ से इसकी जगह पे शैल लगा देते हैं। ठीक है ना, आई शैल कंप्लीट, और शैल कंप्लीट का जब करेक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, शैल हैव कंप्लीटेड, शैल हैव कंप्लीटेड। तो जैसे ही बाय द टाइम के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट दिखा, अगले वाले में विल हैव या शैल हैव का प्रयोग कर दिया गया। एक और सेंटेंस देखते हैं और उस पर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं यहां पे लिख दूं कि बाय द टाइम आई रीच्ड देयर ना, शी विल हैव कंप्लीटेड, शी विल हैव कंप्लीटेड इट ना। अब देखो सेंटेंस को समझो, यहाँ पे क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट होगा, वहां पे हैड का प्रयोग होगा। विल हैव लगना नहीं है और विल हैव की जगह पे क्या लगा दो, हैड लगा दो और सेंटेंस एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो जैसे ही आप बिफोर और आफ्टर के यूज को समझ गए, वैसे ही आप विल हैव, वो बाय द टाइम के यूज को भी समझ जाएंगे। चलिए एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। अगर बिफोर और आफ्टर से दो वाक्य जुड़े हों तो कोई एक वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में, कोई एक वाक्य पास्ट के परफेक्ट में होगा। बिफोर मतलब पहले, तो पहले वाला क्लॉज हेड प्लस थर्ड फॉर्म में, दूसरा वाला पास्ट इंडेफिनिट में। आफ्टर का मतलब बाद में होता है, तो आफ्टर के बाद वाला क्लॉज हेड में और आफ्टर के पहले वाला पास्ट इंडेफिनिट में। और बाय द टाइम से कोई वाक्य स्टार्ट हो तो बाय द टाइम के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, तो वहां पे विल हैव, शैल हैव लगा देंगे। और अगर बाय द टाइम के बाद पास्ट इंडेफिनिट आएगा तो वहां पे हम लोग क्या लगा देंगे, हैड का प्रयोग कर देंगे। या कभी कभी वुड हैव या वुड हैव का भी प्रयोग किया जा सकता है हैड की जगह पे ना। मतलब कि जो हम लोग यहाँ पे केवल हैड लिखे हैं तो हम इसकी जगह पे कभी कभी विल का पास्ट, शुड हैव मत लिख दीजिएगा, बल्कि वुड हैव का प्रयोग भी, उसके साथ भी थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जा सकता है। तो इस तरीके से इस पूरे रूल को नोट कर लो, समझ लो। जितनी बार पेपर में आया है इसी कॉन्सेप्ट पे 10 सेकंड के अंदर उत्तर कर जाओगे। अगर कहीं पर बाय द टाइम आया तो बाय द टाइम आते ही तुम्हें पता चलेगा कि वही कॉन्सेप्ट है बाय द टाइम का जो पहले होता है।
10 सेकंड भी नहीं लगेंगे सॉल्व करने में और इजीली आप सॉल्व कर लोगे। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने 2 कॉन्सेप्ट और भी डिस्कस कर लिए, कॉन्सेप्ट नंबर 3 और कॉन्सेप्ट नंबर 4। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ और आपको सिखाएंगे टाइम एंड टेंस के कुछ और भी तरीके जिससे कि आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, कैसा लगा वीडियो, कैसे लगे कॉन्सेप्ट्स और कैसे आपको समझ में आया जरूर बता दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर किया करिए और फिर मिलते हैं कल 7 बजे इंग्लिश की क्लास में। थैंक यू वेरी मच।